विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते और मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी व्याकरण की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को, साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा वीडियो आपको कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र में हम हिंदी व्याकरण में कारकों के भेद में 5वां नंबर का भेद अपादान कारक, 6 नंबर का भेद संबंध कारक, 7वां नंबर का भेद अधिकरण कारक और 8वां नंबर का भेद संबोधन कारक किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ कारक और विभक्ति प्रत्यय, मतलब कारक कौन से है और उसके विभक्ति प्रत्यय कौन से है, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। कारकों के भेद में 5वें नंबर का भेद अपादान कारक किसे कहते हैं। अपादान कारक की परिभाषा इस प्रकार: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, लजाने, तुलना करने आदि भावों का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तीसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के विभाग की अवधि सूचित होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो चलिए इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण: मैं आज ही धुरखेड़ा से आया हूं। दूसरा उदाहरण: छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण: स्वराज बंदर से डरता है। चौथा उदाहरण: आदर्श अनिकेत से चालाक था। ऊपर दिए गए वाक्य में धुरखेड़ा से अलग होने का, अध्यापक से सीखने का, बंदर से डरने का, आदर्श और अनिकेत में तुलना का बोध होता है, इसलिए धुरखेड़ा से, अध्यापक से, बंदर से, अनिकेत से ये अपादान कारक है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपादान कारक की परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से अपादान कारक को समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में अपादान कारक की महत्वपूर्ण बातों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात इस प्रकार: मुख्य रूप से पृथकता, मतलब अलग होने के भाव के साथ अन्य भाव जैसे निकलने, डरने, सीखने, लजाने, तुलना, दूरी, आरंभ, दूर हटने, बचाने आदि भाव प्रकट करने के लिए अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण बात को उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेंगे। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण: अनिकेत मामा जी से लजाता है। दूसरा उदाहरण: ओमकार का घर बस स्टैंड से दूर है। तीसरा उदाहरण: मैंने नवंबर से नए स्कूल जाना आरंभ किया। चौथा उदाहरण: खाना बनाते समय चूल्हे से हटकर बैठना चाहिए। चौथा उदाहरण: उसने परीक्षा देने से
बचाया था। इन वाक्यों में मामा जी से, बस स्टैंड से, चूल्हे से, परीक्षा देने से, नवंबर से आदि अपादान कारक है। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण के माध्यम से पहली महत्वपूर्ण बात समझ ली। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात अपादान कारक की इस प्रकार, वाक्य में अपादान कारक की पहचान के लिए वाक्य की मुख्य क्रिया से, किससे, कहाँ से आदि प्रश्न करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे तो किस प्रकार से, किससे, कहाँ से आदि प्रश्न करना है। उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण, पिछले पेज पर दिए गए उदाहरणों से ये उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे हम। तो उसमें पहला उदाहरण इस प्रकार, अनिकेत किससे लजाता है? तो जवाब मिलेगा मामा जी से। दूसरा उदाहरण, स्कूल जाना कहाँ से आरंभ किया? तो जवाब मिलता है नवंबर से। तीसरा उदाहरण, किससे हटकर बैठना चाहिए? तो जवाब मिला चूल्हे से। चौथा उदाहरण, किससे बचाया था? तो जवाब मिलता है परीक्षा देने से। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से किससे यह सवाल यदि किया जाता है तो किस प्रकार से यह हमें जवाब मिले हैं, मामा जी से, नवंबर से, चूल्हे से, परीक्षा देने से। तो इस प्रकार यहाँ पर से जो विभक्ति है वह यहाँ पर लगी है। यहाँ पर तीसरी महत्वपूर्ण बात इस प्रकार से समझेंगे, अपादान कारक की मूल विभक्ति से है। तो हमने ऊपर के उदाहरणों में बताया ही था कि किस प्रकार से विभक्ति अपादान कारक को लगती है, और तीसरे नंबर की महत्वपूर्ण बात में भी बताया गया है। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं, अपादान कारक की मूल विभक्ति से है। अब यहां पर हमने अपादान कारक की परिभाषा, उसके उदाहरण, कुछ महत्वपूर्ण बातें उदाहरणों के साथ समझने का यहाँ पर प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में कारकों के भेद में 6 नंबर पर आने वाला भेद संबंध कारक, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, संबंध कारक की परिभाषा इस प्रकार, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका अन्य शब्द से संबंध सूचित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार, जब किसी दूसरी वस्तु के साथ संबंध दिखाने के लिए संज्ञा का रूप आता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। तीसरी परिभाषा इस प्रकार, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध अन्य वस्तुओं या व्यक्तियों से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। तो चलिए, उदाहरण के माध्यम से ही संबंध कारक को समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण, स्वराज श्रीकांत के पुत्र थे। दूसरा उदाहरण, यह शशिकांत की पुस्तक है। तीसरा उदाहरण, पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडल का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। ऊपर दिए गए वाक्य में पुत्र का, श्रीकांत से, पुस्तक का, शशिकांत से और प्राकृतिक सौंदर्य का पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडल से क्रमशः के, की, का से संबंध प्रकट हो रहा है। इसलिए श्रीकांत के, शशिकांत की, पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडल का आदि संबंध कारक है। यहाँ पर और कुछ
उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे संबंध कारक के। तो चलिए उदाहरण इस प्रकार। सबसे पहला उदाहरण, धुरखेड़ा हमारा विद्यालय है। दूसरा उदाहरण, यह हमारी मंजिल है। तीसरा उदाहरण, हमारे छात्र साहसी है। ऊपर दिए गए वाक्य में हमारा शब्द का संबंध धूरखेड़ा विद्यालय से, हमारी का संबंध मंजिल से, हमारे का संबंध छात्र से है। यहाँ हम सर्वनाम को रा, री, रे प्रत्यय लगा है, इसलिए ये हमारा, हमारी, हमारे संबंध कारक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने संबंध कारक की परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में संबंध कारक की महत्वपूर्ण बातें समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात इस प्रकार, संबंध कारक की मुख्य विभक्तियां का, रा, ना है। उदाहरण के तौर पर इसे इस प्रकार बता सकते हैं, यह भूषण का घर है। दूसरा उदाहरण, पुरुषोत्तम नगर हमारा गांव है। तीसरा उदाहरण, हरपाल अपना छात्र है। तो देखिए दोस्तों, इन उदाहरणों में किस प्रकार से भूषण का, साथ ही साथ हमारा और अपना, यहाँ पर का, रा और ना यह विभक्ति लगी है। तो यहाँ पर हम दूसरी महत्वपूर्ण बात संबंध कारक की समझने का प्रयास करेंगे इस प्रकार, संबंध कारक की ले, की, रे, री, ने, नी। फिर से एक बार सुन लीजिए, संबंध कारक की, रे, री, ने, नी विभक्तियां बहुवचन तथा श्रीलिंग रूप है। अब तीसरे नंबर की महत्वपूर्ण बात, रा, री, रे उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष मेरा, मेरी, मेरे तथा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे आदि के संबंध सूचक चिन्ह है। चौथी महत्वपूर्ण बात, ना, नी, ने निजवाचक सर्वनाम अपना, अपनी, अपने आदि के संबंध कारक है। पांचवी महत्वपूर्ण बात, कभी कभी संबंध कारक से के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, मैं तुम्हारा कब का या कब से इंतजार कर रहा था। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से के अर्थ में भी यह प्रयुक्त हुआ है। अब 6 नंबर का महत्वपूर्ण बात को समझेंगे, संबंध कारक की विभक्तियां का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने संज्ञा के साथ ये विभक्तियां अलग लिखी जाती है। देखिए दोस्तों, अलग लिखी जाती है, ये शब्द का प्रयोग हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे माइंड में फिट रखना है। तो सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखी जाती है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से संज्ञा के साथ ये जो है अलग लिखी जाती है और सर्वनाम के साथ यह जोड़कर लिखी जाती है। इस बात को अपने माइंड में फिट करके रखना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि समझाना ही है तो इस प्रकार संज्ञा के साथ किस प्रकार लिखी जाती है अलग से, राम का, सीता ने
तो देखा दोस्तों, यहाँ पर संज्ञा के साथ मानो राम यह संज्ञा है, तो उसके साथ यह विभक्ति है वह जुड़कर नहीं आई है, अलग है। वैसे ही सीता संज्ञा है, तो उसके साथ भी ने जो विभक्ति है वह जुड़कर नहीं आई है, अलग लिखी गई है। तो वैसे ही सर्वनाम के साथ किस प्रकार से जोड़कर लिखी जाती है, इसका भी उदाहरण यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण इस प्रकार, उसका, उसने, मेरा, मेरी, हमारे आदि। रा, री, रे विभक्ति प्रयोग केवल सर्वनाम के साथ ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से हमने उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि सर्वनाम के साथ किस प्रकार से यह विभक्तियाँ जो है जोड़कर लिखी जाती है। जैसे उसका, यहाँ पर का जो है वह जोड़कर आया है, इसलिए वह उसका ऐसे लेखन किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों 6 नंबर का महत्वपूर्ण बात जो थी हमने उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब संबंध कारक की 7वीं महत्वपूर्ण बात इस प्रकार, वाक्य में संबंध कारक की पहचान के लिए वाक्य की मुख्य क्रिया से किसका, किसकी, किसके, कहाँ के आदि प्रश्न करना चाहिए। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से ही समझ लेते हैं इसे। तो पहला उदाहरण, स्वराज का चेहरा सुंदर है। दूसरा उदाहरण, ये भवाड़े के लोग हैं। तीसरा उदाहरण, यह उसकी मामी है। चौथा उदाहरण, आप मेरे विद्यालय चलिए। यहाँ पर दोस्तों इन उदाहरणों को और भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यही उदाहरण इस प्रकार से समझेंगे। किसका चेहरा सुंदर है, मैंने ऊपर कहा था कि यहाँ पर किसका, किसकी, किसके, कहाँ के आदि प्रश्न करना चाहिए, जिससे जवाब भी हम लोग को मिलेगा और ये 7वें नंबर का जो नियम है वो भी समझ में आ जाएगा। तो फिर से एक बार सवाल करते हैं पहले उदाहरण को। पहला उदाहरण जैसे कि स्वराज का चेहरा सुंदर है, इसी को सवाल करते हैं, किसका चेहरा सुंदर है, तो जवाब मिलता है स्वराज का। वैसे ही दूसरा उदाहरण, ये भवाड़े के लोग हैं। यहां पर ये लोग कहाँ के हैं, यह सवाल करने से जवाब मिलता है भवाड़े के। तीसरा उदाहरण, यह उसकी मामी है। तो चलिए सवाल करते हैं इसे, यह किसकी मामी है, तो जवाब मिलता है उसकी। अब चौथे नंबर का उदाहरण, आप मेरे विद्यालय चलिए। तो चलिए सवाल करते हैं, आप किसके विद्यालय चलेंगे, तो जवाब मिलता है मेरे। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब में जैसे कि स्वराज का, भवाड़े के, उसकी, मेरे, यहाँ पर का, के, उसकी में स्की और मेरे में रे, यह विभक्ति प्रत्यय जो संबंध कारक को दर्शाती है। तो यहाँ पर हमने 6 नंबर का भेद, संबंध कारक की परिभाषा, उसके उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास किया और उसके महत्वपूर्ण बातों को भी उदाहरणों के साथ यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब दोस्तों 7वें नंबर का भेद जो है कारकों का, वह अधिकरण कारक है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अधिकरण कारक की परिभाषा इस प्रकार, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार मतलब स्थान, समय तथा अवसर आदि का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तीसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार,
क्रिया के आधार का बोध कराने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से ही समझ लेंगे। तो उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण, अनिकेत छत पर कूद रहा है। दूसरा उदाहरण, मेरी घड़ी में 9 बजे है। तीसरा उदाहरण, परीक्षा हॉल में भीड़ है। ऊपर दिए गए वाक्य में छत पर, घड़ी में, परीक्षा हॉल में अधिकरण कारक है, क्योंकि ये क्रमशः कूदना, बजना, होना क्रिया के आधार है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अधिकरण कारक की परिभाषा और उसके उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में अधिकरण कारक की महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अधिकरण कारक की महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात इस प्रकार, अधिकरण कारक कभी कभी विभक्ति के बिना भी प्रयोग में आता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे समझ लेंगे। कभी इस जगह एक शेर रहता था। दूसरा उदाहरण, वह जंगल जंगल घूमता था। तीसरा उदाहरण, मैं अब उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। तो किस प्रकार यहाँ पर अधिकरण कारक में कभी कभी विभक्ति के बिना भी यह प्रयोग में आया है। यहाँ कोई विभक्ति नहीं है, बिना विभक्ति का यह प्रयोग में आया है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात को इस प्रकार से समझेंगे, अधिकरण कारक की मुख्य विभक्तियां में, पर, ये है। फिर से एक बार, अधिकरण कारक की मुख्य विभक्तियां कौन सी है? में और पर, ये है। कभी कभी इसके साथ को विभक्ति भी लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? को। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला उदाहरण, विद्यालय 15 जून को खुल रहे हैं। दूसरा उदाहरण, मैं दोपहर को धूरखेड़ा जा रहा हूं। तो देखा दोस्तों, यहां पर कभी कभी में या पर के बदले में को विभक्ति भी लगती है, इसको हमने समझा। अब तीसरे नंबर की महत्वपूर्ण बात, वाक्य में अधिकरण कारक की पहचान के लिए वाक्य की मुख्य क्रिया से कहाँ, किस, पर आदि प्रश्न करना चाहिए। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण, स्वराज स्कूल में, फिर से एक बार सुनिए, स्वराज स्कूल में मुस्कुरा रहा था। दूसरा उदाहरण, सबकी आंखें हिंदी दिन कार्यक्रम पर लगी थी। यहाँ पर इसी उदाहरण को हम सवाल के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर कहा था कि कहाँ या किस या पर आदि प्रश्न करने से यह अधिकरण कारक विभक्ति जो है वो स्पष्ट होती है। तो चलिए इन्हीं उदाहरणों को हम अब सवाल करेंगे। तो पहला उदाहरण, स्वराज स्कूल में मुस्कुरा रहा था। यहाँ पर सवाल के माध्यम से इस प्रकार यह उदाहरण, स्वराज कहाँ मुस्कुरा रहा था? जवाब मिलेगा स्कूल में। दूसरा उदाहरण, सब की आंखें हिंदी दिन कार्यक्रम पर लगी थी। तो चलिए सवाल करते हैं, सबकी आंखें किस पर लगी थी? तो जवाब मिलेगा हिंदी दिन कार्यक्रम पर। तो यहाँ पर किस प्रकार से कहाँ या किस, इन सवालों के माध्यम से हमने अधिकरण कारक जो विभक्ति है इसे समझने का प्रयास किया। इस प्रकार 7वें नंबर का भेद अधिकरण कारक की परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से और साथ ही साथ उसकी महत्वपूर्ण बातें और उनके उदाहरण, इसके माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया। अब कारकों के भेद में
सबसे आखिरी भेद जो 8 नंबर पर आता है, संबोधन कारक, इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, संबोधन कारक किसे कहते हैं? संबोधन कारक की परिभाषा इस प्रकार की। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पुकारने, चेतावनी देने आदि का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारना, सावधान करना या संबोधित करना आदि का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। पहला उदाहरण, अरे रोहित आप यहाँ कैसे? दूसरा उदाहरण, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तीसरा उदाहरण, बेटा मेरी एक बात मानना। तीसरा उदाहरण, ओ लड़के इधर आ। आखिरी उदाहरण, ए जी कहां जा रहे हो? ऊपर दिए गए वाक्य में, उदाहरणों में अरे, हे भगवान, बेटा, अरे लड़के, ए जी आदि शब्दों से पुकारना, संबोधित करना, सावधान करना आदि का बोध होता है, इसलिए ये संबोधन कारक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संबोधन कारक की परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से संबोधन कारक किसे कहते हैं इसे समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में संबोधन कारक की महत्वपूर्ण बातों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, संबोधन कारक की महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात इस प्रकार, कभी कभी इन विभक्ति चिन्ह के स्थान पर अकेले संज्ञा शब्द ही संबोधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, पहला उदाहरण, पप्पू इधर आकर मेरी बात सुनो। दूसरा उदाहरण, बेटा तुम अभी बच्चे हो। तीसरा उदाहरण, गुरुजी आज मुझे क्षमा कर दीजिए। ऊपर दिए गए वाक्य में पप्पू, बेटा, गुरुजी आदि संबोधन कारक है, ये बात जरूर ध्यान में रखिए दोस्तों। अब संबोधन कारक की दूसरी महत्वपूर्ण बात, कभी कभी ये संबोधन शब्द किसी संज्ञा शब्द के साथ न आकर अकेले ही आते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। तो पहला उदाहरण इस प्रकार, अरे इधर तो सुनो। दूसरा वाक्य, अजी आप रहते कहाँ हैं? ऊपर दिए गए वाक्य में अरे, अजी संबोधन कारक है। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर किसी संज्ञा शब्द के साथ न आकर अकेले ही यह संबोधन कारक आए हैं। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात इस प्रकार, संबोधन सूचक शब्द शेष सभी कारकों की भांति संज्ञा शब्दों के बाद न जुड़कर उनके पहले मतलब आदि में जुड़ते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हम समझ लेंगे। यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं वह संक्षिप्त में दिए हैं। तो उदाहरण इस प्रकार, पहला उदाहरण, हे भाई। दूसरा उदाहरण, अरे लड़के। तीसरा उदाहरण, ओ पहलवान। चौथा उदाहरण, के बच्चे। इस प्रकार से संक्षिप्त उदाहरण के माध्यम से हमने यह महत्वपूर्ण बात समझने का प्रयास किया। अब चौथे नंबर का महत्वपूर्ण नियम या महत्वपूर्ण बात, संबोधन कारक की मूल विभक्ति। देखिए फिर से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है। संबोधन कारक की मूल विभक्ति अरे, अहो, हे, एजी आदि है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने
कारकों के भेद में 8वां नंबर का भेद संबोधन कारक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण और संबोधन कारक की महत्वपूर्ण बात उदाहरणों के साथ यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब दोस्तों यहाँ पर कारकों के जो भेद है वह पूर्ण होते हैं। अब हम अगले टॉपिक में सबसे सार रूप में कारकों को समझने का प्रयास करेंगे। तो यह टॉपिक है कारक और उसकी विभक्ति प्रत्यय। यहां पर बहुत संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर दोस्तों मानो 2 कॉलम दिए गए हैं, जैसे कि कारक का नाम, उसमें पूरे 8 भेद जो है कारक के वो इस कॉलम में आए हैं और इन कारकों को किस प्रकार से विभक्ति प्रत्यय लगती है या उसकी मूल विभक्ति कौन सी है, यह समझने का प्रयास दूसरे कॉलम में करेंगे। और दोस्तों बोर्ड की परीक्षा के अनुसार या प्रश्न पत्र में जो सवाल पूछा जाता है उसके अनुसार यह जो 2 कॉलम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस 2 कॉलम को यदि आपने अच्छे ढंग से याद कर लिए तो सवाल बहुत जल्दी से आप हल कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कारक और उसकी विभक्तियाँ कौन सी हैं। तो कारक के कॉलम में सबसे पहला कारक का भेद कर्ता कारक, उसको कौन सी विभक्तियाँ लगती है वह इस प्रकार, जैसे कि मुख्य विभक्ति ने यह लगती है और अन्य विभक्ति या प्रत्यय को से आदि लगती है। अब कारक के कॉलम में दूसरे नंबर का कारक कर्म कारक, इसको मुख्य विभक्ति या प्रत्यय लगता है को और अन्य विभक्ति या प्रत्यय लगते हैं से, ए और ए आदि। तीसरे नंबर का कारक का भेद करण कारक, इसको विभक्ति या प्रत्यय में मुख्य विभक्ति या प्रत्यय लगता है से और अन्य में द्वारा यह विभक्ति प्रत्यय लगता है। चौथे नंबर के कारक का भेद संप्रदान कारक, इसको विभक्ति या प्रत्यय में मुख्य विभक्ति या प्रत्यय लगता है को, के, लिए आदि और अन्य में ये विभक्ति प्रत्यय लगता है। 5वें नंबर का भेद अपादान कारक, इसको विभक्ति प्रत्यय में मुख्य विभक्ति प्रत्यय लगता है से। अब 6 नंबर का भेद संबंध कारक, इसको विभक्ति प्रत्यय में मुख्य विभक्ति प्रत्यय लगता है का, की, के आदि, साथ ही साथ रा, री, रे आदि और ना, नी, ने आदि यह विभक्ति प्रत्यय लगते हैं और अन्य में से यह विभक्ति प्रत्यय लगता है। अब 7वें नंबर का कारक का भेद अधिकरण कारक को विभक्ति प्रत्यय कौन से लगते हैं, मुख्य विभक्ति प्रत्यय में और पर यह विभक्ति प्रत्यय लगता है और अन्य में को यह विभक्ति प्रत्यय लगता है। अब 8वें नंबर का कारक का भेद संबोधन कारक, इसमें मुख्य विभक्ति प्रत्यय लगता है अरे, अहो, हे, एजी, अजी, ओ आदि। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कारक की परिभाषा और कारक के जो 8 भेद है उसकी परिभाषा और उसके महत्वपूर्ण बातों को तो समझ लिया, लेकिन इन 2 कॉलम के माध्यम से हमने बहुत संक्षिप्त में कारक और उसको कौन सी विभक्ति प्रत्यय लगता है इसे समझने का
प्रयास किया। यदि आप इतना ही याद कर लेंगे तो भी बोर्ड के जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कारक पहचानो या कारक चिन्ह के नाम लिखिए, ऐसे सवाल आते हैं तो आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज का यह जो सत्र है समापन की ओर लेकर जाते हैं। समापन में जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से सभी छात्रों को और अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।